हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में कुछ महत्वपूर्ण केस हैं और सबसे पहले ये नेहरू पीरियड के दो केस हैं इंपॉर्टेंट, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, ये 1951 का केस है। इसमें दिया गया कि अंडर द आर्टिकल 386 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, ये भाग 3 में संविधान संशोधन कर सकती है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में भी संशोधन कर सकती है। ये वो पीरियड रहा है आजादी के बाद का, संसद और नेताओं को बड़ा ही उच्च दर्जा दिया गया था, तो देवतुल्य थे। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट भी इनको उसी नजर से देखती थी। तो शुरुआत का पीरियड था, तो उसी में फिर सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान स्टेट, ये 65 का है। तो ये करीब 14 साल बाद एक केस और आया था, तो उसमें भी वही चीज रिपीट कर दी कि हाँ, संसद एक सर्वोच्च संस्था है और ये संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो इसके बाद जो पीरियड आता है 1967 का, इससे पहले देखिए 62 की जंग हो गई थी, 65 की जंग। अब इसके बाद थोड़ा सा जो हनीमून पीरियड था, जो नेहरू पीरियड था, वो डाउन हुआ। थोड़ा सा जुडिशरी को भी लगा कि ये अकेले इन्हीं के भरोसे नहीं रह सकते, तो उन्होंने थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में जो निर्णय दिए थे शंकरी प्रसाद और सज्जन प्रसाद में, उससे बिल्कुल लौटते हुए उसने अपने कार्य की भूमिका निभाते हुए उसने ये माना कि आंख मीच के इन्हें संविधान संशोधन की क्षमता नहीं है कि ये संविधान संशोधन 368 के अंदर कर सकते हैं, लेकिन ये मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट भाग 3 उसमें संशोधन नहीं कर सकते। ये बहुत ही जरूरी एक डेमोक्रेसी के लिए दिए गए अधिकार हैं। तो अगर इसमें ये कोई संशोधन करते हैं तो निश्चित तौर पे जिस तरह से आर्टिकल 13 जिसमें विधि शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो विधि में जैसे जुडिशियल रिव्यू द्वारा कोई भी संसद द्वारा बनाई गई विधि को जांचा जा सकता है, तो उसी तरह आर्टिकल 368 के अधीन कोई संविधान संशोधन किया गया है, अगर वो संविधान संशोधन फंडामेंटल राइट जैसे महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित है, महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है, तो उस पर उसी तरह से जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ये बहुत ही तल्ख टिप्पणी आई थी। तो इसके बाद अब एक झटका सा लगा संसद को, तो उस समय की गवर्नमेंट ने 24वें संशोधन द्वारा 1971 में आर्टिकल 368 आर्टिकल 13 मॉडिफाइड करते हुए इसमें इस तरह के कुछ क्लॉज जोड़े कि नहीं, गोलकनाथ में दिया गया निर्णय का प्रभाव समाप्त हो जाए। तो उसको एब्सोल्यूट पावर दी गई कि वो संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकता है। तो इसी से के बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस आया। तो इसमें एक बैलेंस अप्रोच, ये तो कुछ नाराजी सी लगती थी 62 और 65 की लड़ाई के बाद की, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने फिर से 71 की जंग के बाद थोड़ी सी रेपुटेशन इनकी बढ़ गई संसद की, तो वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में हाँ, ये लोग कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा विश्वास वापस लौटा। तो उन्होंने एक बैलेंस अप्रोच अपनाई, जो कि मेरे हिसाब से किसी के भी हिसाब से सही होगा, नो डाउट। आप ही डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो संसद को ये, पार्लियामेंट को ये हक है कि संविधान के किसी भी भाग यानी पार्ट 3 में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, संशोधन की एक सीमा है, आंख नीच के आप संशोधन नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी ए कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर है क्या? उस संविधान निर्माताओं की जो इंटेंशन थी, तो उस भावना को उसी तरह इंटैक्ट रखते हुए आप संशोधन करें कि आंख नीच के ऐसा संशोधन ना करें कि बिल्कुल मूल अधिकारों को नष्ट करता। मूल अधिकारों में कुछ संशोधन इस तरह से कर सकते हो आप मानते हैं। तो ये एक बैलेंस केस था और इम्पोर्टेंट केस है। इसके बाद फिर से जब गवर्नमेंट भरपूर से जीतती है, तो वो सोचती है कि क्यों ना जो हमारे
हाथ से जो एब्सोल्यूट पावर थी वो छीन ली गई, तो उसको फिर थोड़ा सा डायल्यूट कर, तो उन्होंने किया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष लोकसभा, राज्यसभा, इनके किए गए कार्यों को जुडिशियल रिव्यू में नहीं लाया जाएगा। तो उसमें प्रधानमंत्री भी मेन तो यही थे, प्रधानमंत्री इन्हीं को अपना पावर एब्सोल्यूट रखना था। तो इसी के बाद फिर उन्होंने 75 के बाद 76 में इमरजेंसी लागू कर दी इंदिरा गांधी ने। तो इनमें संशोधन 39वां संशोधन एक तरह से समझिए इमरजेंसी की तैयारी थी। 24th अमेंडमेंट था, ये 39th अमेंडमेंट इमरजेंसी से रिलेटेड समझ लो, उसे जो पावर चाहिए थी। अब उसके बाद आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंदिरा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर जुडिशरी ने अपनी पावर दिखा दी और इंदिरा गांधी का इलेक्शन निरस्त कर दिया। क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी का बेसिक एक प्रोसीजर होता है उसमें इलेक्शन, तो स्वतंत्र एंड क्लीन इलेक्शन इज द इसेंशियल ऑफ फॉर एनी डेमोक्रेसी। तो अथा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत के अधीन देखिए संविधान की संरचना क्या हो सकती, उस समय और जरूरत के हिसाब से व्याख्या आ गई निकल के। तो यहाँ पर इलेक्शन को शामिल कर लिया गया, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और उसके बाद उन्होंने फिर उसको डायल्यूट करने के 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया, तो उसमें आर्टिकल 316 के अधीन किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से, यानी वो शुरुआत की जो बात चल रही थी, गोरखनाथ ने बताया था कि आर्टिकल 13 में विधि का जिस तरह से जुडिशियल रिव्यू होगा उसी तरह से वही करने की पावर सुप्रीम कोर्ट जब अपने हाथ में ले लेती है तभी संसद थोड़ा डाउन फील करती, तो वही उन्होंने प्रावधान कर दी कि नहीं जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा। तो उसके बाद मिनर्वा मिल का केस जो 1980 का केस था, तो भारत संघ और मिनर्वा का वाला केस, इसमें 42वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया कि जुडिशियल रिव्यू की जो पावर छीन ली गई थी, तो उसको हटाते हुए ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर कुठाराघात किया जाएगा तो वो मूल संरचना के सिद्धांत को फिर से इन्होंने जीवित कर दिया। तो निश्चित तौर पे उस पर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप रखेगी। तो हो सकता है आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। और यहाँ पर गोरखनाथ के केस में जस्टिस सुब्बा राव, इनका याद रखना थोड़ा सा। केशवानंद के केस में ये इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, प्रस्तावना संविधान का अंग है माना था, जबकि री बेरूरी वाले केस जो 1960 का केस था उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था। और इन्होंने सुब्बा राव ने संविधान में जो प्रस्तावना होती है वो उसका आदर्श और उनके विषय से संबंधित बताया। तो हो सकता है ये आपको पूरी तरह समझ में आ गया हो। धन्यवाद।